Hello everyone, myself Sonia, and today we are going to discuss about phytoremediation. So phytoremediation is strategy to mitigate pollution. मतलब क्या है कि फाइटोरीमेडिएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पॉल्यूशन को मिटिगेट करवा सकते हैं, कम करा सकते हैं। सो कंटेंट है इस वीडियो में, दैट इज़ हम पढ़ेंगे फाइटोरीमेडिएशन होता क्या है, टाइप्स क्या हैं फाइटोरीमेडिएशन के, और कुछ एक रिसर्च पेपर है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लेड पोल्यूटेड सॉइल को रीमेडिएट किया जा सकता है ग्लाइसिन मैक्स के थ्रू। और फोर्थ जिसमें हम एक रिव्यू आर्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से कैडमियम जो टॉक्सिसिटी है सॉइल के अंदर उसको रिड्यूस किया जा सकता है फाइटोरीमेडिएशन की हेल्प से। So phytoremediation. Phyto means plant and remediation means correct something that has been corrupted. मतलब क्या है कि रीमेडिएशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को करेक्ट कर रहे हैं जो कि करप्ट हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इन्वायरमेंट जो कंटामिनेंट्स हैं उनकी वजह से, पॉल्यूटेंट की वजह से करप्ट हो गया है, तो हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड रीमेडिएशन। और क्योंकि हम प्लांट्स की हेल्प से करेंगे तो इसीलिए इसका नाम है फाइटोरीमेडिएशन। फाइटोरीमेडिएशन में हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स का, और कई बार फाइटोरीमेडिएशन में प्लांट्स के साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके साथ एसोशिएट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सोयल के अंदर उन कंटामिनेंट्स को रिड्यूस करने में, स्टेबलाइज करने में, या फिर हम सरफेस वाटर में या फिर ग्राउंड वाटर में स्टेबलाइज करने में या फिर रिड्यूस करने में कंटामिनेंट्स को। फाइटोरीमेडिएशन एक कोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब इसमें ज़्यादा कोस्ट नहीं लगानी पड़ती हमें। अगर हम कुछ अलग टेक्निक्स की बात करें जो कि हेल्प करती हैं रीमेडिएशन प्रोसेस में, लेकिन वो जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, एज वेल एज उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन फाइटोरीमेडिएशन एक इको फ्रेंडली टेक्निक है। फाइटोरीमेडिएशन जो है ये नेचुरल एबिलिटी होती है। फाइटोरीमेडिएशन में हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल एबिलिटी जो प्लांट्स की होती है। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हाइपर एक्यूमुलेटर बोला जाता है। इन प्लांट्स की टेंडेंसी होती है कि ये कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड को कुछ जो जो हमारे लिए कंटामिनेंट हैं या हैवी मेटल्स हैं, उन हैवी मेटल्स को वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में, अपने ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर ये एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसी जो एबिलिटी है ये प्लांट्स की, इसी को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है फाइटोरीमेडिएशन में। फाइटोरीमेडिएशन के टाइप्स की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस कि किस टाइप से जो है फाइटोरीमेडिएशन परफॉर्म होगा, लाइक फाइटो सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है कि जो बायोकेमिकल, कुछ प्लांट्स जो हैं वो कुछ बायोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और वो पर्टिकुलर बायोकेमिकल उस पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, वो उस कंपाउंड को स्टेबलाइज करा सकते हैं, प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, सिक्वेस्टर करा सकते हैं। तो इसीलिए इस फाइटो सिक्वेस्ट्रेशन टाइप को हम फाइटो स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। सेकेंड है राइजोडिग्रेडेशन। राइजोडिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ एक्सुडेट, उनकी जो रूट्स होती हैं वो कुछ एक्सुडेट रिलीज़ करती हैं, कुछ सिक्रेशन रिलीज़ करती हैं, और वो जो सिक्रेशन है वो हेल्प करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि उस प्लांट की रूट्स की विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टिमुलेट कर देता है कि वो डिग्रेडेशन प्रोसेस को एनहांस कर दें। तो इस प्रोसेस को फाइटोस्टिमुलेशन भी बोला जाता है, बिकॉज ये इस प्रोसेस में जो प्लांट है, प्लांट से निकलने वाला जो एक्सुडेट है, उनकी रूट से निकलने वाला जो एक्सुडेट है, वो बेसिकली डिग्रेड करने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उनकी प्रोसेस को एनहांस कर देता है। फाइटोहाइड्रोलिक्स, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे डीप रूटेड प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है जिनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, और वो इतनी लंबी होती हैं कि जो ग्राउंड वाटर हैं वहाँ तक पहुँच सकती हैं।
तो ऐसे प्लांट्स को यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर के कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो कि ग्राउंड वाटर तक अपनी रूट्स को पेनिट्रेट करा सकते हैं और वो एक्यूमुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को, या फिर कुछ एक्सुडेट रिलीज़ करते हैं अपनी रूट से, ताकि जो पर्टिकुलर कंटामिनेंट है वो हाई टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है पॉपुलर ट्रीज़। फिर फोर्थ अगर हम बात करें तो वो होता है फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की एबिलिटी होती है कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड्स को एक्यूमुलेट करने की अपने टिश्यूज़ के अंदर, चाहे वो स्टेम के टिश्यूज़ हैं या फिर लिव्स के टिश्यूज़ हैं, उसमें एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसे प्लांट्स को यूज़ किया जाता है फाइटो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर। फिफ्थ है फाइटो वोलेटिलाइजेशन। फाइटो वोलेटिलाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर जिनको पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू उन्हें इन्वायरमेंट में रिलीज़ करा देती हैं। ऐसी प्रोसेस को फाइटो वोलेटिलाइजेशन कहा जाता है। सिक्स्थ है फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो डिग्रेडेशन में प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उन पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड्स को और उनकी जो फॉर्म है उसी को ही कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हाई टॉक्सिक फॉर्म से लो टॉक्सिक फॉर्म में जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको ट्रांसफॉर्म करा देते हैं अपनी ही बॉडी में एब्जॉर्ब करके। तो ऐसी प्रोसेस को फाइटो डिग्रेडेशन कहा जाता है जिसमें उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को प्लांट जो है वो मेटाबोलाइज कर देगी, या तो उसको डिग्रेड कर देगी या उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करा देगी। अब ये एक रिसर्च आर्टिकल है, उससे पहले हम ये एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर बताया गया है कि क्या होता है, जैसे इसमें फाइटो डिग्रेडेशन क्या होगा, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करेगा उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को और अपने टिश्यूज़ में ले जाके उसको डिग्रेड करेगा। फाइटो वोलेटिलाइजेशन में रूट से एब्जॉर्ब करेगा उन केमिकल कंपाउंड्स को और इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। फाइटो एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा अपने टिश्यूज़ के अंदर प्लांट। फाइटो स्टिमुलेशन में क्या होगा, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज़ किए जाएंगे रूट्स के द्वारा जो कि स्टिमुलेट कर देंगे कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो डिग्रेडेशन की जो कैपेसिटी है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज़ हो जाए। फाइटो स्टेबलाइजेशन में क्या होगा कि जो प्लांट है वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज़ करेगा जो कि स्टेबलाइज कर देंगे उन केमिकल कंपाउंड्स को, मतलब इमोबिलाइज करा देंगे ताकि जो फर्दर मूवमेंट है उन हैवी मेटल्स की वो रुक जाए। राइजोफिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो रूट्स होती हैं वो डीप रूटेड रूट्स प्लांट्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं या फिर उनको सिक्वेस्टर करा देती है, आइसोलेट करा देती हैं या प्रेसिपिटेट कर देती हैं उस वाटर बॉडी के अंदर ही। फिर ये एक रिसर्च आर्टिकल है, इस रिसर्च आर्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लेड पॉल्यूटेड सोयल है ग्लाइसिन मैक्स जो है उसको किस तरीके से रीमेडिएट कर सकती है। तो इस आर्टिकल में गिवन है एक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इसमें इन्होंने 6 पॉट्स लिए और हर पॉट के अंदर 5 किलोग्राम उन्होंने सोयल डाला और ये जो प्लांट्स हैं ये ग्लाइसिन मैक्स के प्लांट हैं और इसमें क्या कराया गया, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हर पॉट में लेड की डाली गई और फर्दर उनको ऑब्ज़र्व किया गया कि कितना प्लांट ने एक्यूमुलेट किया है उस लेड को। जैसे यहाँ पे एक पॉट लेंगे जिसमें हम 0 ppm लेड को रखेंगे, मतलब वो कंट्रोल के लिए होगा। नेक्स्ट होगा 5 ppm लेड और थर्ड पॉट जो है उसमें 10 ppm लेड, जो फोर्थ है उसमें 15 ppm लेड होगा, जो फिफ्थ है उसमें 20 ppm लेड होगा और जो सिक्स्थ है उसमें 25 ppm लेड को लेंगे। तो इस तरीके की कंसंट्रेशन हमने इन पॉट्स के अंदर डाली उन साइंटिस्ट ने और 12 वीक्स तक नेचुरल कंडीशंस में इन प्लांट्स को ग्रो कराया गया, सीड्स को सो करके 12 हफ्ते तक जो है इन प्लांट्स को ग्रो कराया गया और बाद में ऑब्ज़र्व किया
12 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व किया कि जो रूट है, शूट है, सीड्स हैं, उनके अंदर लेड का कितना लेवल मिला। तो ऐसा देखा गया कि सीड्स के अंदर 4.5 mg पर किलोग्राम, लीव्स के अंदर 3.37 mg पर किलोग्राम और 1.37 mg पर किलोग्राम स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर 1.57 mg पर किलोग्राम देखा गया। मतलब यहाँ पे जो सीड्स हैं उनकी टेंडेंसी है लेड को एक्यूमुलेट करने की सबसे हाईयर। तो इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इस तरीके के प्लांट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको लेटर पीरियड में ही हार्वेस्ट करें, क्योंकि सीड्स जो हैं वहीं वो उनमें ज़्यादा एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करा पा रहे हैं। उसके अलावा जो फिजियोकेमिकल कंडीशंस होती हैं लेड की वजह से, वो भी चेंज हो जाती हैं सोयल की। जैसे पीएच और फॉस्फोरस और मॉइस्चर की बात करें तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, नाइट्रोजन और कार्बन कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है। अब क्या रिजल्ट इस चीज़ से निकला, ये देखा गया कि जो पीएच है सोयल की वो चेंज हो गई। पीएच अगर हम प्लांट के हार्वेस्ट करने के बाद हमने देखा कि जो पीएच थी वो हाईयर थी देन द पीएच ऑफ द जो अनकंटामिनेटेड सोयल थी उसकी पीएच लो थी, लेकिन जब हमने कंटामिनेटेड सोयल की पीएच को मेज़र किया तो वो हाई थी। ऐसा क्यों था? लेड की वजह से। ठीक है, तो जो सोयल में जो पीएच होता है वो भी अफेक्ट करता है कि जो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्प्शन होता है पर्टिकुलर मेटल आयंस का, उनकी एब्जॉर्प्शन को, उनके अपटेक को अफेक्ट करता है पीएच। ठीक है, सोयल के जितने भी फैक्टर्स हैं, पीएच है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसी है उस प्लांट स्पीशीज़ की, किन कंडीशंस में आप उसको कल्टीवेट करा रहे हो, वो प्लांट किस एज पे है, ये सब चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं मेटल अपटेक को। तो जो मोबिलिटी है और अवेलेबिलिटी है हैवी मेटल्स की सोयल में, वो जनरली लो होती है जब हाई पीएच प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक मैटर हाई हो और क्ले हाई हो। It could be possible that some of the lead might have escaped into the atmosphere. ऐसा भी देखा गया है, फाइटो वोलेटिलाइजेशन भी इस केस में देखी गई है। बेसिकली इस रिसर्च आर्टिकल में हम फाइटो एक्सट्रैक्शन टाइप की फाइटो रिमेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये देख चुके हैं कि सबसे हाई कंटेंट जो है वो लेड का हमें सीड के अंदर मिला, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ग्लाइसिन मैक्स के प्लांट को हार्वेस्ट करें 12 हफ्ते के बाद ही, ताकि उसके जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डेवलप हो जाएं और प्रॉपर फाइटो एक्सट्रैक्शन जो है वो प्लांट के अंदर हो पाए। फिर है बायो कंसंट्रेशन फैक्टर और ट्रांसलोकेशन फैक्टर। ये ऐसे मेजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी जो प्लांट है उसकी एबिलिटी है, उसकी टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को एक्यूमुलेट करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ग्लाइसिन मैक्स की ही बात करें कि जो ग्लाइसिन मैक्स है वो कितना ज़्यादा लेड को एक्यूमुलेट कर सकती है, तो इसको हम निकाल सकते हैं बायो कंसंट्रेशन फैक्टर के थ्रू, जिसमें एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन होल प्लांट बाय मेटल कंसंट्रेशन इन सोयल, मतलब कितनी कंसंट्रेशन जो है मेटल की पूरे प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और बाय कितनी कंसंट्रेशन सोयल के अंदर प्रेजेंट है। ये जो रेशो है इससे हमें बायो कंसंट्रेशन फैक्टर मिल जाएगा। अगर बायो कंसंट्रेशन फैक्टर हाई होता है किसी प्लांट का, इसका मतलब उस प्लांट की कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को एक्यूमुलेट करने की। ठीक है, अगर 1 से कम मिलता है तो इसका मतलब बहुत कम कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्लांट की उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को एक्यूमुलेट करने की। अगर यहाँ पे हम लेड की ही बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरीके से बायो कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फिर होता है ट्रांसलोकेशन फैक्टर। ट्रांसलोकेशन फैक्टर में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट इन एरियल part of plant or by concentration of that particular metal in root of that plant। इससे हम इस रेशो से हम ट्रांसलोकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है वो कितना पहुंच पाया है जो एरियल पार्ट है प्लांट्स के उनमें और रूट्स में कितना है। इससे हमें पता चलेगा कि कितना ट्रांसलोकेट हुआ है वो हैवी मेटल। फिर अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बायो कंसंट्रेशन फैक्टर और ट्रांसलोकेशन फैक्टर दिए गए हैं ग्लाइसिन मैक्स के लिए स्पेसिफिकली।
तो हम देख रहे हैं कि जो 10 ppm लेड की कंसंट्रेशन जिस सॉइल में हमने ऐड की थी, वहाँ पे बायो कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब इतनी पर्टिकुलर जब कंसंट्रेशन होगी, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो एक्यूमुलेशन है वो हाई होगा प्लांट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसलोकेशन फैक्टर की बात करें, तो ट्रांसलोकेशन फैक्टर जो लीव्स के अंदर है, लीव्स के अंदर जो 10 ppm लेड की कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन पे हाई एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सीड्स के अंदर बात करें तो जो 20 ppm लेड की कंसंट्रेशन जो है वो उस कंसंट्रेशन पे सीड्स में हाईली एक्यूमुलेट हो पा रहा है लेड। ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है कि जो हाईएस्ट BCF होगा वॉज रिकॉर्डेड इन सोयल पॉल्यूटेड विद 10 ppm लेड। जो 10 ppm लेड है उसमें हाईएस्ट BCF रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब इस कंसंट्रेशन पे, मतलब मॉडरेटली लो कंसंट्रेशन पे प्लांट जो है वो ज़्यादा मेटल को एज कम्पेयर टू हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकता है। तो मतलब कंसंट्रेशन ना तो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए लेड की, ना बहुत ज़्यादा हाई हो। इस कंडीशन में ही ओनली जो है प्लांट एक्यूमुलेट कर पाएगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड को। एक स्टडी जो है, इस स्टडी से पता लगता है कि जो प्लांट है अगर उसकी BCF वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो एक्यूमुलेटर की तरह काम करेगा, और लेसर देन 1 है तो वो एक्सक्लूडर की तरह काम करेगा। उसके अलावा जो प्लांट हैं उनको पोटेंशियल हाइपर एक्यूमुलेटर तभी कहा जा सकता है जब उसकी BCF वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, जो रिजल्ट जो ग्लाइसिन मैक्स के ऊपर हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट देखा, उससे क्या पता चलता है कि जो सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन है लेड की वो अबव ग्राउंड बायोमास के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूट्स को अगर हम देखें। मतलब जो शूट पार्ट है, जो एरियल रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन लेड की देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू रूट पार्ट। कंक्लूज़न इससे क्या निकला कि जो एफिशिएंसी है इस प्लांट की, मतलब ग्लाइसिन मैक्स की, लेड कंटामिनेटेड सॉइल को रीमेडिएट करने के लिए अच्छी है, और लेटर स्टेज में उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। फिर ये एक रिव्यू आर्टिकल है जिसमें दिया गया है कि किस तरीके से कैडमियम टॉक्सिसिटी जो है सोयल के अंदर और वाटर के अंदर, उसको रिड्यूस किया जा सकता है फाइटोरीमेडिएशन की हेल्प से। तो जो कैडमियम है वो बेसिकली जो हैवी मेटल्स होते हैं, अभी हमने बात की लेड की और अब हम बात कर रहे हैं कैडमियम की, ये दोनों ही हैवी मेटल्स हैं, और हैवी मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो लो अमाउंट में भी ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शन है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हैवी मेटल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। जो हमें पता है कि हमारी बॉडी में या फिर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंजाइम का एक अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है टर्शियरी जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर उन डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ ही बाइंड करते हैं हैवी मेटल्स, और जब वो हैवी मेटल्स उनके साथ बाइंड करेंगे तो उनके फंक्शन को डिसरप्ट करा देंगे, जिसके कारण बहुत सारी डिसीज़ जो हैं मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीज़, कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी डिसरप्ट होना शुरू हो जाता है, स्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब इटाई डिसीज़ देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टोन की फॉर्मेशन, प्रोटीन्यूरिया, ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर डैमेज जो है वो देखने को मिलता है कैडमियम टॉक्सिसिटी के कारण। जो कैडमियम है वो 0 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये नेचर में कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम कार्बोनेट, कैडमियम सल्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो कैडमियम है वो प्लांट के अंदर नेक्रोसिस, लीफ क्लोरोसिस, उसके अलावा प्लांट ग्रोथ को रिड्यूस करा देता है, फोटोसिंथेटिक मशीनरी को भी डैमेज कर देता है।
कैडमियम जो है उसकी जो सॉइल में लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कैडमियम के लिए, उनसे बाइंड करने की टेंडेंसी उनकी लो होती है। तो इसीलिए जो कैडमियम होता है वो मोबाइल नेचर में होता है और उसको ईजीली प्लांट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। प्लांट की जो रूट्स हैं वो ईजीली एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं कैडमियम को। थ्लास्पी कैरुलेसेंस ये जो प्लांट होता है इसकी टेंडेंसी होती है कि कैडमियम को हाइपर एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन ये जो प्लांट है इसका बायोमास बहुत कम होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता कैडमियम की एक्सट्रैक्शन के लिए। और इसके अलावा ये बहुत कम रेंज ऑफ कंडीशंस में ग्रो कर पाता है, इसको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए होती हैं, सो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके अलावा ये है कैलेमोग्रेसिटिस एपिजिजोस, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए ये जो है कैडमियम अपटेक के लिए कैडमियम हाइपर एक्यूमुलेटर की तरह ये एक्ट करता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज फाइटोरिमेडिएशन के लिए। उसके अलावा जो कैलेमोग्रेसिटिस एपिजिजोस है ये जो है बेसिकली स्टेबलाइज कराता है कैडमियम को, तो ये जो है फाइटो स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। स्टेबलाइजेशन मतलब कैडमियम को इमोबिलाइज करा देता है। फिर है सोलानम निग्रम, इसको भी यूज़ किया जाता है कैडमियम के एक्यूमुलेशन के लिए। ये भी कैडमियम को एक्यूमुलेट करता है अपने ऑर्गन्स के अंदर, और ऐसा एक स्टडी बताती है कि अगर हम EDTA ऐड कर दें तो एफिशिएंसी जो है इसकी कैडमियम को एक्यूमुलेट करने की वो हाई हो जाती है। लेकिन अगर EDTA को 0.5 ग्राम पर किलोग्राम में अगर यूज़ किया गया तो वो जो है इस प्लांट की ग्रोथ को नेगेटिवली और सीवियरली इफ़ेक्ट कर सकता है। वेस्ट वाटर को भी अगर वेस्ट वाटर जो है उसमें कैडमियम प्रेजेंट है तो उसको भी फाइटोरिमेडिएट किया जा सकता है। इकॉर्निया क्रेसिपिस को यूज़ किया जाता है, जो कि जिसको कॉमनली वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। इसकी टेंडेंसी होती है कैडमियम को एक्यूमुलेट करने की। उसके अलावा हाइड्रिला वर्टिसिलाटा, एजोला पिनाटा, इनकी भी टेंडेंसी होती है एक्यूमुलेट करने की कैडमियम को। उसके अलावा जो कैडमियम है, किस तरीके से जो प्लांट है वो डिटॉक्सीफाई करते हैं कैडमियम को, अगर वो एब्जॉर्ब कर लें उसको, क्या मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं आप कि जो कैडमियम है उसको पहले वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, उसके अंदर कुछ एक्सचेंजर प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एक्सचेंजर या फिर हैवी मेटल ATPs प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से कैडमियम को वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इस तरीके से वैक्यूल सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती है। उसके अलावा रोस क्वेंजिंग भी इसमें देखने को मिलती है। रोस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, H2O2 ये कंबाइन होंगी कैडमियम के साथ, हैवी मेटल्स के साथ, और जो है उसको डिटॉक्सीफाई कर देंगी। उसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं इनको डिटॉक्सीफाई करने के लिए। यही इसमें गिवन है। कुछ फाइटोचिलेटिन्स और मेटालोथायोनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल और वैक्यूल के अंदर भी। ये जो प्रोटीन्स, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं फाइटोचिलेटिन्स और मेटालोथायोनिन्स, जो कि बेसिकली इनमें थायोल बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्योंकि ये प्रोटीन है। इस थायोल बॉन्ड के साथ ही मेटल, जो हैवी मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं, और जैसे ये थायोल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं ये पेप्टाइड्स क्या कर देती हैं, डिटॉक्सीफाई कर देती हैं इन हैवी मेटल्स को। सो इस तरीके का मैकेनिज़्म जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हैं रेफरेंसेस जहाँ से मैंने अपनी PPT को प्रिपेयर किया है। थैंक यू सो मच गाइस।